मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय ITO पर, यानी कि यहाँ पर कुछ पेरेंट्स मैं देख रहा हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन फ़ीस को लेकर, और बहुत सारी समस्याएं हम पहले भी जान चुके हैं। हमने ऑनलाइन इसके बारे में अच्छी तरह जाना है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मैं दिखाना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा उन सभी मुद्दों पर कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पेरेंट्स को ऑनलाइन शिक्षा दिलाने पर, और फ़ीस का ये मामला क्या है, इस पर भी खुल के बात हो जानी चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इन महिलाओं से के साथ साथ मैं पुरुषों से भी बात करूँगा, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो माँ बाप और पड़ोसी सभी आ जाते हैं, और यहाँ तक कि ये कहा जाए कि जो पेरेंट्स के नज़दीकी होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो समझते हैं जिम्मेदारियां अपनी शिक्षा के प्रति वो भी आ जाते हैं। तो मेरे साथ में सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? शारदा दीक्षित हूँ मैं। हाँ। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी। हमारा आना हुआ है कि जो इस ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, और उस परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए स्कूलों ने पेरेंट्स के ऊपर फीस का बोझ डाला है। एक तो वैसे ही सबके जॉब चले गए हैं, खुद सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, और उसके बावजूद भी सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। जो शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए वो सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, और जैसे तैसे पेरेंट्स अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन अब तो स्थिति ये आ गई है कि ना बच्चों की पढ़ाई रेगुलर हो रही है, और वो 1 घंटे 6 घंटे की बजाय 1 घंटा घर में पढ़ रहे हैं, जो कि माँ बाप पूरा अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, पैसा डिवोट कर रहे हैं, फ़ोन उनको खरीद के दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी फीस का वही आलम है कि उनको उतनी फीस भरनी पड़ेगी जो 6 घंटे की पढ़ाई पर और बच्चे के खेल कूद पर और उस पर खर्च करते थे। जब वो कुछ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, जब पेरेंट्स खुद अपना टाइम लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपना एनर्जी लगाकर बच्चे को कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान उन बड़े बड़े स्कूलों की तिजोरियां भरने के लिए क्या पेरेंट्स अपना पैसा, अपना पेट काट के उनको फिर से उतनी फीस दें जितनी फीस वो रेगुलर उसमें देते थे? तो ये अभिभावक संघ की इस मांग के साथ हमारा ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी पूरी तरह से साथ खड़ा है, और पूरे देश में हम इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा 50% हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। अगर ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो बच्चों की बर्बादी निश्चित है। चलिए और भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं और भी हैं, जरा मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप जरा सीधा आइए, कहाँ से हैं आप? पुरानी दिल्ली से। अच्छा, पुरानी दिल्ली से। आपके बच्चे, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और दोनों की ट्यूशन फीस देनी इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसके लिए हमें बच्चों को नया फ़ोन प्रोवाइड करना पड़ा, उसमें काफ़ी छोटा दिखता है, उसके लिए हमें फिर उनको लैपटॉप दिलाना पड़ा, वाईफाई का अच्छा कनेक्शन लेना पड़ा। ये सारे अखराजात जो बड़े हैं उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल पूरी फीस मांगता है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी निकाल दिया कि आपको ट्यूशन फीस तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण आपने खुद अपने इतने एम्प्लॉइज़ को, जो गेस्ट थे, उनको निकाल दिया गया कि हम आपको पे नहीं कर सकते। यहाँ तक के जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके भी टीए वगैरह रोक दिए गए हैं। तो जब आप अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं संभाल सकते और आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो आप आखिर हम पे ट्यूशन फीस का बोझ क्यों लाद रहे हैं? जितनी % आपने क्लासेस देनी उतनी % आप फीस लीजिए। जब आप दिन में 3 पीरियड की क्लास करा रहे हैं और उसमें बच्चों के डाउट्स भी क्लियर नहीं होते, उसके लिए हम इतने एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीद रहे हैं, उनके लिए बिजली, वाईफाई, फ़ोन ये भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऊपर से हम ट्यूशन फीस भी दें, तो आखिर हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? दिल्ली सरकार देगी या फिर प्राइवेट स्कूल या उनकी मैनेजमेंट देगी? हम इन परेशानियों से जो 2-4 हो रहे हैं उनका जवाब हम चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हमारे लिए इस मसले का हल करे, और स्कूलों में जाकर एटलीस्ट 5-6 स्कूलों में सर्वे करे और देखे कि वहाँ कितना स्टाफ है जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, और क्या प्रोसेस है उनका जाने का। एक टीम बनाए, उस टीम के अंदर हम पेरेंट्स की भी मदद ली जाए, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हमारे में ऐसा बोझ न ला दे कि हमें ट्यूशन फीस हर हाल में देनी ही पड़ेगी। देखिए, जैसे कि भाई अक्सर ऐसा होता है कि वकील, पुलिस, पत्रकार ये पार्टी नहीं बनते हैं, पर ऐसा होता है कि हाँ, ये सब लोग भी पेरेंट्स ही होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, और मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, और ये बोझ सभी पर पड़ रहा है, मुझ पर भी पड़ रहा है, और बड़े बड़े रिपोर्टरों की यानी कि सैलरी नहीं हो पा रही। आप आज किस लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं? देखिए, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूरी बना लेंगे। देखिए, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है, और कोरोना संकट के देखते हुए सरकारों ने थोड़ा एक्शन लेना चाहिए था, और इन स्कूल्स को भी थोड़ी रियायत देनी चाहिए थी, लेकिन रियायत की ना स्कूलों ने सुनी ना सरकारों ने सुनी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानी होगी। अब हम रियायत नहीं कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अब हम भीख नहीं मांग रहे हैं,
अब हम कोई फ़ीस की माफ़ी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं भैया तुम्हारी जो फ़ीस थी, स्कूल की फ़ीस थी, 6 घंटे की फ़ीस थी। आज 7वीं 8वीं क्लास का अगर कोई बच्चा है तो उसकी 1.5 घंटे की क्लास मात्र होती है दिन में। 6 घंटे की फ़ीस का आप 1.5 घंटा, 6 घंटे की क्लास आप 1.5 घंटे की क्लास देने लगे तो आप किस हक से वही फ़ीस मांग रहे हैं? 6 घंटे की क्लास 1.5 घंटे में हो गई है तो आप 1.5 घंटे की फ़ीस बताइए। ऑनलाइन जो फ़ीस थी वो ऑन कैंपस की फ़ीस थी, वो क्लासरूम की फ़ीस थी। आज आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन की फ़ीस बताइए। ऑनलाइन जो फ़ीस होती है उसी कोर्स की अगर बात करें तो वो 1/4 होती है। तो जो 25% 30% फीस होनी चाहिए आप उसको 4 गुना फीस मांगेंगे तो जायज़ है कि ना जायज़ है? हम यही कह रहे हैं कि और ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस बात को संज्ञान में लेते हुए तय कराए। ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन फीस की तय कराए। जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे, देखिए किसी भी सिस्टम का एक खर्च होता है जी, अगर मान लो जो स्कूल प्रशासन सिस्टम होता है जी, अगर वो अपना खर्च ना निकाले जी, और किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर तरीके से अगर किया जाए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं जी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि स्कूल तैयारी नहीं करता है ऑनलाइन क्लास देने की? हो सकता है वो लोग अपने सिस्टम को लेकर चल रहे हैं और उसी तरह से अपना खर्च भी निकालना चाहते हो। देखिए 2 बातें अलग हैं। तैयारी तो स्कूल के टीचर्स को तब भी करनी पड़ती, मैं खुद टीचर हूँ, तैयारी हमें तब भी करनी पड़ती थी, अब भी करनी पड़ती है। सवाल ये आता है कि आपको इससे मेरा तय हुआ कि नफीस जी आपको मैं 10 किलो दाल दूंगा महीने की, आप मुझे 1000 रुपये देंगे। बहुत समय से हमारा ठीक ठाक चल रहा था, करार हुआ था। अब उस करार के मुताबिक मैं ना दे करके मैं आज आपको 2 किलो दाल पकड़ाने लगूं तो आप 1000 रुपये देना पसंद करेंगे? मैं सीधे उस करार की बात कर रहा हूँ। रही बात स्टाफ के खर्चों की, देखिए बहुत सारे स्कूलों ने आप पूरी फीस भी दे लेंगे ना तो भी उन्होंने स्टाफ पहले से निकाल दिया है। जो वो कर सकते हैं उन्होंने गड़बड़ें कर ली हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 साल 2 साल पहले जब कोरोना संकट नहीं था मैं स्कूल के पास गया कि जी मेरी समस्या है, मैं इस बार फीस नहीं दे पाऊँगा। तो स्कूल ने साहब कहा कि भैया बच्चा पढ़ाना है तो फीस देनी पड़ेगी। लोकेश जी मैं सुन लीजिए। लोकेश जी, हाँ, जी, जी, दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हम शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। जी, हैं? जी। फिर आप लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूलों में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, बात प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसने की है। इस समय हम ये कह रहे हैं आप बताइए हम कौन सी जायज़ मांग कर रहे हैं? अगर स्कूलों की, देखिए 2 बातें, पहले ये समझ लीजिए कि वो स्कूल कहते हैं आप स्कूल के स्टाफ की परवाह करो, यही आपने कहा, खर्चे की परवाह करें। देखिए भैया मैं ये कह रहा हूँ जब मेरे पास मुसीबत थी आज से 1-2 साल पहले, क्या स्कूल ने मेरी परवाह की थी कि इस पेरेंट्स की फीस नहीं दे पा रही है? उन्होंने कहा फीस दोगे तो पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे। आज हम कह रहे हैं आप पूरा पढ़ाओगे तो हम फीस देंगे वरना नहीं देंगे। वही बात कर रहे हैं हम। जब उन्होंने हमारी परवाह नहीं की, आज हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम खुद मुसीबत में होते हुए उनकी परवाह करें। रही बात उसके बाद अगर जेन्युइन समस्या है तो वो सरकार को लिखे ना, वो पेरेंट्स की तो क्यों लेंगे? सरकारों को लिखें। सरकारें देखिए इतिहास गवाह है, आपकी जितनी भी गन्ना मिलें जब भी घाटे में जाती हैं सरकार उनका घाटा पूरा करती है। जितनी भी बिजली कंपनियां घाटे में जाती हैं सरकार उनके घाटे पूरे करती है। जितने भी बैंक घाटे में जाते हैं सरकार उनके घाटे पूरे करती हैं। अगर स्कूल की समस्या जेन्युइन होगी, ये पूरे रिकॉर्ड दिखाएं, मुझे तो नहीं दिखाएंगे ना रिकॉर्ड, आपको तो नहीं दिखाएंगे ना, कौन देखने वाला है? अथॉरिटी सरकार है ना, जाए सरकार के पास दिखाएं उनको पूरे रिकॉर्ड्स। अगर जेन्युइन होगा तो सरकारें करेंगी मदद इनकी, और वो तो पहले से संगठित है। हम पेरेंट्स की इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि पेरेंट्स संगठित नहीं है, ठीक है ना, ये बात सरकारों को। लेकिन सरकार अगर इस गलतफहमी में है कि ये संगठित नहीं है और इनसे कुछ नहीं होगा तो हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये संगठित कब ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इनके नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, समय से पहले ये अपना कुछ कर ले तो अच्छा रहेगा, वरना इनकी ज़मीन गई। चलिए, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा मामला है, पेरेंट्स की जेब से जुड़ा मामला है जी। हम थोड़ा सा ये मौका भी देना चाहते हैं आपको कि आप भारत न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से क्या कहना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं जो नहीं आ रहे हैं यहाँ? देखिए मैं सब यही कहना चाहता हूँ कि बिना लड़े बिना कुछ हासिल नहीं होगा। आपको एकजुट होना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। और अगला जो हमारी कार्रवाई है उस तरह की है कि हम बगैर आए भी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास फ़ोन आया था। एक रोहिणी से हमारे साथी का फ़ोन आया, बोले सर मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ आने का मतलब उसका 300-400 रुपये खर्च होना। मैंने कहा नहीं भैया मत आ, क्योंकि मेरी औकात भी नहीं है कि मैं तुम्हें 100 रुपये पकड़ा दूँ। तो हमने से आप नहीं आओ, जिसका क्षमता हो वो आए। और जो पेरेंट्स फीस पे कर सकते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, जिनके पास कोई समस्या नहीं वो फीस पे कीजिए भैया। सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो उनको पूरी तनख्वाह मिल रही है तो उनको बिल्कुल फीस पे करनी चाहिए, क्योंकि हम जायज़ बात कर रहे हैं, हम नाजायज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। जिनकी समस्या है उनको स्कूलों को सुनना चाहिए। और रही बात सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स से यही कि पेरेंट्स को ये बात ठीक है कि अगर समस्या है तो जब तक उस पर कुछ जब तक अपना रोष प्रकट नहीं करोगे, सरकारों को लिखोगे नहीं, तब तक नहीं होगा। लेकिन क्या है कि बच्चों का मामला है, हर पेरेंट्स हिम्मत नहीं करता है। उनको लगता है कल को मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए। स्कूल पूरा डरा करके रखता है यार,
ठीक है, तो कितने पेरेंट्स उसको उस दायरे को तोड़ पाएंगे कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो। किसको बुरा लग, कौन चाहता मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाए? कल को इनकी जरा सी गलती की वजह से भविष्य खराब हो गया किसी बच्चे का, फिर कैसे होगा? और दूसरा, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज और साफ साफ मैं देना चाहता हूँ। 7वीं क्लास तक के बच्चे के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज अगर किसी ये व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ, अपनी क्षमता के आधार पे कोई भी पेरेंट निर्णय ले, मेरा बच्चा अगर 4वीं क्लास में है तो मैं उसे आज से ही स्कूल बंद कर दूंगा, घर पढ़ाऊंगा। साल 2 साल में जब स्थिति ठीक हो जाएगी कराऊंगा वही स्कूल जो आज मुझे धमकी दे रहा है, वो स्कूल हाथ जोड़ करके एडमिशन लेगा, मना नहीं कर सकता। राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक के बच्चे को कोई एडमिशन मना नहीं कर सकता। किसी का अगर 3री क्लास में 4वीं क्लास में बच्चा बेवकूफ़ी है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सा घर बैठाओ, घर पढ़ाओ। 1 साल घर रखोगे, 2 साल घर रखोगे, स्कूलों की अपने आप ही अकल ठिकाने हो जाएगी। ठीक है ना जी? और फिर भेज दो इन स्कूल में, ये स्कूल हाथ जोड़ के एडमिशन लेंगे, ये समाधान है। दूसरा, ये मेरे साथ और भी हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? जी, हम भी पुरानी दिल्ली से हैं। पुरानी दिल्ली से हैं। मैं देख रहा था अभी आपके हस्बैंड साथ में है ना? जी, वो कुछ प्रॉब्लम में भी हैं? जी, स्लिप डिस्क है उनको, बेड रेस्ट पे हैं। अच्छा जी। आप लोग फिर भी यहाँ आए हैं? जी, मैं अकेली कहीं जाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी उनको लेकर आना पड़ा। मैं रास्ता ये जानती भी नहीं थी इस वजह से। अच्छा जी। क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं आपको? मेन दिक्कत तो यही है जो सब लोगों की है, वो तो है ही मेन। दूसरी ये है कि मेरे 3 महीने से मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क हुई है और बेड रेस्ट पे हैं, तो फिर अब हमारी आमदनी जो है सही नहीं है, बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। 2 बच्चियां पढ़ती हैं हमारी स्कूल में, तो मुझे अपने हस्बैंड को भी देखना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, खर्चा का हिसाब किताब लगाना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ऑनलाइन ये जो सब बोला इन्होंने, उससे हम जैसे सहमत हैं, एग्री हैं कि जो कुछ कहा है उन्होंने वो हमारी तरफ से कहा है, हमारे लिए भी वो सब कुछ है। अब हम क्या बोलें, जो सब बोल दिया उन्होंने, मैं भी वही बोलना चाहती हूँ। पर हमारी एक और प्रॉब्लम है ना, हम उससे और जूझ रहे हैं। दूसरी ये कि बच्चों को मोबाइल हम पहले देते नहीं थे। बिल्कुल नहीं देते थे। अब मोबाइल देने की वजह से कंटिन्यू उनको 6-7 घंटे मतलब बैठना तो पड़ता है लाइन वो लेने के लिए क्लास, उसके बाद भी पूरे दिन काम करना पड़ता है, जो काम आता है वो भी तो करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि वो स्कूल के टाइम ही नहीं, स्कूल के टाइम के अलावा भी जो काम कर रही हैं 12-12 घंटे समझो मोबाइल हाथ में होता है बच्चों के, उसकी वजह से कई सालों से नंबर नहीं पड़ रहा था बच्चों का। इस साल बच्चों का नंबर बढ़ गया। अभी मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट कराया, बच्चों को सर में दर्द, चक्कर, थकान, कमज़ोरी महसूस हो रही है। अब क्या करें हम? और फिर अब डॉक्टरों का खर्चा, वाईफाई का खर्चा, जैसा उन्होंने बोला है, और वो कह रहे हैं कि मोबाइल लैपटॉप कहीं से भी कैसे भी अरेंज करो, जबकि हमारा सिर्फ एक मोबाइल था इनके पापा का, मेरे पास भी कीपैड का था। नहीं, सभी घरों की स्थिति अक्सर ऐसी होता था। हाँ, तो अब उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि कैसे भी आप अरेंज करें, किसी से बोरो कर लो, कुछ भी कर लो, सेकेंड हैंड ले लो, कुछ भी करो, जैसे भी करो, चलो ठीक है कर लेंगे, मगर फ़ीस कैसे भरें? जब इतनी परेशानी हो रही है हमको, उसके बावजूद पूरी फ़ीस कैसे भर दें? डबल टिबल कितनी परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद कैसे भरें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट कर रहा है स्कूल वालों से, वो लोग समझ ना रहे इस चीज़ को। मजबूरी हमें यहाँ आना पड़ा, अपने हस्बैंड को लेके मैं यहाँ पर आई हूँ। वो उनको बिल्कुल बेड से उठना नहीं है, सिर्फ अपने ज़रूरी काम करने। मगर मैंने कहा चलो डॉक्टर के भी जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ तक चलो। चलिए, देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ गर्मी नहीं हो रही है और ये पेरेंट्स परेशान नहीं हैं। मैं बताता चलूँ आपको कि फुल धूप में मैं खड़ा हूँ और पसीने मुझे भी आ रहे हैं। बेशक मानता हूँ कि मानसून चल रहा है, फिर भी गर्मी बहुत है दिल्ली के अंदर। और ये सच्ची वाले पर यहाँ इतना ऐसा कुछ नहीं है कोई ठंड वंड का इंतजाम हो, फिर भी बहरहाल ये लोग यहाँ पर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनको इंसाफ मिले और ऑनलाइन शिक्षा की जो फीस 25% दी जाए, जिससे कि भाई इनका गुजर बसर हो सके। एक परेशानी और मेरे बात करने पर सामने निकल के आई है, वो ये है कि बच्चे जब मोबाइल लेते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें और भी जुड़ जाती हैं। ऐसा ना समझा जाए कि खाली इस पर शिक्षा ही हो रही है। बहुत सारे ऐप्स फ़ोन पर होते हैं और उन ऐप्स को भी बच्चे चालू कर लेते हैं। पबजी गेम तो बंद हो चुका है, पबजी तो बंद हो चुका है, पर फिर भी और ऐप बहुत ज़्यादा चालू हैं, बच्चे वहाँ भी जाने की कोशिश करते हैं। तो माँ बापों के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि बच्चों को फ़ोन लेकर वो अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप जानते हैं, अक्सर मैं इस बात को बिल्कुल कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य जितने भी ऐप हैं,
बड़ा इस पर एक डर वाला माहौल ये रहता है कि कब कोई अश्लील चीज़ आ जाए, कहाँ से आ जाए, कौन भेज दे, कौन ये हरकत कर दे, कुछ पता नहीं होता है। तो माँ बापों को एक ये भी बहुत बड़ा डर रहता है। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।